इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके अंदर गम और उदासी की कहानी भी छिपी है। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूर ने दिन रात खून पसीना बहाया, वो भी 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए जितना महंगा पड़ता है। इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा हो जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुकी हुई लगते, जैसे कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन था कि खतरनाक भूकंप की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिरकार माजरा क्या था? इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक भी आंच या एक भी खरोंच बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तो कौन कौन से वो राय थे जिसको 400 साल पहले छिपाने की कोशिश की गई थी? और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील नहीं हुआ करता था तो आखिरकार इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया? ये सब और इससे भी ज़्यादा जानने को मिलेगा आपको आज इस वीडियो में। तो है दोस्तों, मेरा नाम है सागर कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुग़ल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इसी दिन मुग़ल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शाहजहाँ फतेह मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल शहंशाह को सबसे ज़्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था। यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह के शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ करना चाहते थे, जिस लड़की का नाम था मुमताज़ महल। मुमताज़ और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहाँ पे लक़ब से नवाजा, यानी उनका नाम अब खुर्रम की जगह शाहजहाँ पड़ चुका था। दुनिया का बादशाह शाहजहाँ शहंशाह की टोटल 6 बीवियाँ थी जो आगरा फोर्ट के हरम में रहती थी। इन 6 में से शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ महल से ही करते थे और यही वजह थी
कि उनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1627 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहाँ जो पहले ही मुगल एम्पायर में खासा फेमस हो रहा था और जो शहंशाह का चहेते बेटा भी था, 1628 में यह शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने शहंशाह से बेहद खुश थी, पर वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे उरूज पर था। यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगल सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहाँ खुद करता था, जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर शाहजहाँ को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियाँ अनकरीब मातम में बदलने वाली है। गद्दी संभाले अभी 1 साल ही हुआ था, एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहाँ को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी मिली। लेकिन शाहजहाँ भी इस कामयाबी का जश्न मनाने ही वाले थे, तभी एक खबर आती है कि मुमताज़ महल, जो कि शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। 17 जून 1631 को वह ना चाहते हुए भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरी मुगल सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहाँ पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली हो। शाहजहाँ की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज़ महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहाँ को काले अंधेरों में धकेल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने ना कुछ खाया और ना संगीत सुना और ना ही इत्र लगाया। एक आखिरी ख्वाहिश थी, मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहाँ ने अपनी सारी दौलत और पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ करने का इरादा कर लिया। मुमताज़ महल के गुजरने के 6 माह बाद 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। करीब 20,000 से भी ज़्यादा मजदूर, पत्थर काटने वाले और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहाँ के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे। क्योंकि मुमताज़ महल की कब्र यमुना रिवर के भावर में मौजूद थी, इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे ज़मीन काफ़ी सॉफ्ट होती है और इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले ज़मीन के अंदर कई कुएं खुदवाने शुरू कर दिए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते जब तक सूखी ज़मीन ना निकल जाती। इन कुओं को पत्थर और गारों से भरा जाता और इनके बीच में लकड़ी के बड़े बड़े स्तंभ लगा दिए जाते। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार हो चुका था जो नरम ज़मीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन की जो इससे पहले कभी किसी ने ना देखा हो। एक ऐसा डिज़ाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहाँ ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरों से बिल्डिंग का कोर आइडिया लिया गया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिज़ाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही पैक की गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लाखों अदाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाने तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहाँ को किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा लोग लगाए गए थे कि
इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूर और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया गया था। कई सालों तक की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाता था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाज़त नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थर का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो एक्सप्रेस कैलकुलेशन की, उसकी आज के इंजीनियर भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पिएट्रा डूरा या बरचीनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पिएट्रा डूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराशकर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू सीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बात में से एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूर्य निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूर्य निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में रखा था। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों से ही देखने के लिए किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसमें मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया था। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने बेटे ने ही शाही तख्त उलट कर रख दिया। खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी दी गई जो शाहजहां को अच्छी लगी। वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकता था। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 ईयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गया। शाहजहां का मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी है तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।